डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट भी कहते हैं इसको। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव केस जो है, कॉस्ट जो है, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो डेविड रिकार्डो ने किया। डेविड रिकार्डो से पहले एडम स्मिथ, जिन्होंने व्यापार के एब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस, जिसको हम कहेंगे निरपेक्ष लागत का सिद्धांत दिया था। लेकिन डेविड रिकार्डो ने देखा कि दुनिया के जो देश हैं वो फिर भी आयात और निर्यात करते हैं, इनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। जब एक देश एक देश अन्य देश की तुलना में अपनी वस्तुएं बनाने में कम कार्यकुशल है, तो इससे पहले हम इस सिद्धांत को ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने से पहले इसके बारे में हमने कुछ मान्यताएं बतानी हैं। क्योंकि कोई भी सिद्धांत है वो मान्यता के बगैर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक सोशल साइंस है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अर्थव्यवस्था के अंदर विभिन्न तत्वों को प्रभावित करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी अगर हम मान्यताएं नहीं लेंगे तो हमारा सिद्धांत है वो व्यवहारिक नहीं होगा। तो इस सिद्धांत में ये बताया गया है कि दुनिया के विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों करते हैं और वो क्यों विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाते हैं, विभिन्न चीज़ें बनाते हैं। कोई देश कुछ बनाता है, कोई देश कुछ बनाता है, और वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। दूसरा, जो इस में हम जवाब खोजेंगे वो है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड किसी के पक्ष में है, किसी के विपक्ष में है, इसके ऊपर किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। यानी कि हम थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड का मतलब एक देश दूसरे देश की चीज़ों का कितनी डिमांड इंटेंसिटी है उसकी, और वाइस वर्सा जो भी है कि एक दूसरे की चीज़ों की डिमांड की जो गहनता है, इंटेंसिटी है, वो कितनी है। तो इसको हम रेसिप्रोकल डिमांड कहते हैं कि एक देश दूसरे देश की जो वस्तुओं की मांग करता है तो उसको हम आपस में जब उनका जिक्र करते हैं तो रेसिप्रोकल, वो उसकी मांग करता है, वो उसकी मांग करता है, कितनी करता है ये बाद में बात करेंगे। तो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट था, ये थ्योरी जो थी ये एडम स्मिथ ने दी थी। एडम स्मिथ ने वो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट डेविड रिकार्डो ने दी थी। एडम स्मिथ ने जो सिद्धांत दिया था वो थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, जिसको हम निरपेक्ष लागत का सिद्धांत कहते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार है कि भाई एक देश, जैसे एडम स्मिथ ने अपने सिद्धांत में कहा कि एक देश उन चीज़ों का उत्पादन करेगा जिसमें वो अन्य देशों की तुलना में अधिक कार्यकुशल है, और उस चीज़ का उत्पादन नहीं करेगा जिसमें वो अन्य देश की तुलना में कम कार्यकुशल है। तो और डेविड रिकार्डो ने ये कहा कि एक देश किसी दूसरे देश की तुलना में दोनों वस्तुओं के उत्पादन में कम कार्यकुशल है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि अगर किसी वस्तु में दो वस्तुओं का उत्पादन करता है और एक वस्तु में कम कार्यकुशल है, दूसरी में ज़्यादा कम कार्यकुशल है, इनकी जो कमी है वो एक में बहुत कम, थोड़ी सी कमी है, और दूसरे में बहुत ज़्यादा कमी है, फिर भी वो देश व्यापार करते हैं। ये इस चीज़ का आपको मैं समझाने से पहले मैं आपको एडम स्मिथ का सिद्धांत समझाऊंगा। एडम स्मिथ ने सिद्धांत में क्या कहा? एडम स्मिथ के सिद्धांत का जो नाम है वो है थ्योरी ऑफ
थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज, एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस भी कहते हैं एडवांटेज, या इसको हम एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस भी कहते हैं, एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस, एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस। तो इससे पहले ये जो दोनों सिद्धांत हैं, इससे पहले इसमें हम क्या मान्यताएं लेके चलते हैं। मान्यताओं का किसी भी सोशल साइंस के जो सिद्धांत हैं उसमें मान्यताओं का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर हम मान्यताएं ना लें तो आप कुछ किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। तो मान्यताएं हम क्या लेके चलेंगे, अजम्पशंस कि ये नियम लागू होने के लिए ये बातें ज़रूरी हैं, इनको हम मान्यताएं कहते हैं। जैसे देयर आर ओनली 2 कंट्रीज, हम ये मान के चलते हैं कि 2 ही देश हैं जो व्यापार करने वाले हैं, क्योंकि हमने आपको सिद्धांत को समझाना है, इसलिए आप 2 देश मान के चलिए, फिर आपको सारी बात समझ में आ जाएंगी। 2 देश हैं, कंट्री ए और बी 2 वस्तुएं पैदा करते हैं, कंट्री ए बी एक्स वाई कमोडिटी पैदा करता है, कंट्री बी भी एक्स और वाई कमोडिटी पैदा करता है। फिर है इसमें जो किसी वस्तु की कीमत क्या है, इनका वस्तुओं की कुशलता को कैसे मापा जाएगा। तो इसमें ये देखा जाएगा कि जो जैसे किसी देश के अंदर जो लेबर की एक इकाई है वो कितनी इकाइयाँ उत्पादन की करती है। तो मान लीजिए किसी देश के अंदर लेबर की एक इकाई है, कमोडिटी एक्स की ज़्यादा मात्रा पैदा करती है, वाई की कम मात्रा पैदा करती है, तो हम ये कहेंगे कि उसकी लेबर है वो एक्स में ज़्यादा कार्यकुशल है और वाई में कम कार्यकुशल है। इसी प्रकार दूसरा देश की जो लेबर है वो एक्स में कम कार्यकुशल है और वाई में ज़्यादा कार्यकुशल है, यानी कि उसकी जो लेबर है वो एक्स कमोडिटी को ज़्यादा पैदा कर देती है और वाई कमोडिटी को इतना ज़्यादा नहीं पैदा कर पाती। तो लेबर की मात्रा जो किसी वस्तु का उत्पादन करने में इन्वेस्ट होती है एक इकाई का, तो उसको हम उसका प्राइस कहेंगे, यानी कि उसकी वैल्यू कहेंगे। यानी कि यहाँ हम एक बात ये कह सकते हैं कि ये सिद्धांत लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू के ऊपर आधारित है। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू का मतलब है किसी वस्तु की कीमत उस वस्तु को उत्पादन करने में लगने वाली लेबर की मात्रा से निर्धारित होती है। एक टेबल को बनाने में 2 दिन का लेबर लगता है और एक चेयर को बनाने में 1 दिन का लेबर लगता है, तो टेबल की कीमत चेयर से दुगनी होगी। ये है लेबर थ्योरी। दूसरी बात, ऑल यूनिट्स ऑफ द लेबर आर होमोजेनियस। जो पूर्ण प्रतियोगिता में हम ये मान के चलते हैं सभी सभी वस्तुएं समान हैं, वो तो वस्तु बाजार की बात है। ये साधन बाजार की बात है, उसमें हम ये भी मान के चलते हैं कि साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब है कि हम ये मान के चलते हैं कि लेबर की सभी इकाइयाँ, यानी कि लेबर एक्स, लेबर वाई, लेबर जेड, लेबर एनी लेबर, वो सभी एक जैसे कार्यकुशल हैं। उनके कार्यकुशलता में कोई कमी, कोई डिफरेंस नहीं है। और हकीकत में हम ये देखें तो कोई भी लेबर एक जैसी कार्यकुशल नहीं होती, बट हमने इस सिद्धांत के लिए मान्यताएं मानी है। अगर हम मान्यताओं को नहीं मानेंगे तो हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। फिर है आपका प्रोडक्शन इज सब्जेक्ट टू कांस्टेंट रिटर्न्स। इसका मतलब ये है कि उत्पादन है उसके ऊपर समान उत्पादन सिद्धांत, समान प्रतिफल का नियम लागू होता है। यानी कि एक लेबर 1 इकाई पैदा करती है तो 2 लेबर 2 पैदा करेंगे, 3 पैदा करेंगे, 4 पैदा करेंगे। यानी कि लेबर की मात्रा और उत्पादन की मात्रा में जो अनुपातिक संबंध है वो एक जैसा रहता है, कांस्टेंट है। इसका मतलब कि लेबर हर अतिरिक्त इकाई की अतिरिक्त लेबर की उत्पादकता है वो स्थिर है। इसको हम कहेंगे कांस्टेंट रिटर्न्स। फिर 5वीं मान्यता फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो परफेक्टली मोबाइल है विद इन दी कंट्री एंड परफेक्टली इमोबाइल इंटरनेशनली या विदाउट द कंट्री का मतलब देश से बाहर। इनके जो लेबर की जो उत्पादन के जो साधन हैं
वो देश के अंदर कहीं भी उत्पादन करने के लिए जा सकते हैं। अगर पूर्ण प्रतियोगिता, क्योंकि हम मान के चले हैं, तो पूर्ण प्रतियोगिता में ये मान के चलते हैं कि उत्पादन के किसी एक साधन को किसी जगह कम मजदूरी मिलती है तो वो अपने आप को दूसरी जगह स्थापित कर लेगा जहाँ उसको बाजार दर के ऊपर मजदूरी मिलती है। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि ये जो, क्योंकि इस सिद्धांत में हम लेबर को मान के चलते हैं, अदरवाइज हर वस्तु के उत्पादन में लेबर भी है, कैपिटल भी है, लैंड भी है। तो इन साधनों को, ये सभी साधन जो हैं वो यानी कि दे विल नॉट एक्सेप्ट द वेजेस लेस देन द प्रिवेलेंट वेजेस इन द मार्केट, क्योंकि वो मार्केट में जो मजदूरी चल रही है उससे कम मजदूरी को स्वीकार नहीं करेंगे। फिर है आपको देयर इज नो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हम ये मान के चलते हैं कि देशों के अंदर जो उत्पादन है, चाहे भारत जैसा देश है, कोई चीज़ कश्मीर से पैदा होती है और बॉम्बे तक जाने में उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को लगाएं, तो इसका मतलब क्या होगा, चाहे हम भले ही उस चीज़ को कम लागत पर पैदा करते हैं लेकिन वो वहाँ तक जाने में महंगी हो जाएगी दूसरे देश से आने वाली चीज़ की बजाय। तो हम ये मान के चलते हैं कि देयर इज़ नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कि किसी देश, हम यहाँ उसको इग्नोर कर देते हैं। आगे भाई जो कोई चीज़ 10 रुपये की कहीं पैदा होती है तो उस देश को कहीं भी किसी भी किनारे पर ले जाके आप उसको किसी दूसरे देश में भेजें तो उसकी कीमत लागत 10 रुपये ही मान के चलते हैं हम। अदरवाइज वास्तव में ऐसा नहीं है, वास्तव में तो आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगते हैं, लेकिन यहाँ हम मान के चलते हैं कि देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। डिमांड फॉर गुड्स इज कांस्टेंट का मतलब है वस्तुओं की जो मांग है वो स्थिर है। का मतलब अगर वस्तु की मांग में परिवर्तन होगा तो हमारा सिद्धांत, हम ये मान के चले कि किसी देश में व्यापार शुरू किया, वस्तु की मांग घट गई, किसी देश में व्यापार तो इस प्रकार मांग घटने से क्या होगा, व्यापार बंद हो जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि देयर इज कांस्टेंट डिमांड ऑफ द गुड्स ऑफ अदर कंट्रीज इन डोमेस्टिक कंट्री, ये मान के हम चलते हैं। फिर है इंटरनेशनल ट्रेड इज फ्री फ्रॉम ऑल गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस। हम लेसेस फेयर की बात करते हैं कि गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ऊपर। देयर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट इन कंट्रीज कंसर्न। हम ये मान के चलते हैं कि उत्पादन के सभी साधनों को पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त है। इसका मतलब ये है कि उत्पादन के जो साधन हैं वो हर जगह उनको समान मजदूरी मिलती है, वो परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर काम करते हैं। कहीं एक जगह काम नहीं, मजदूरी कम मिलती है तो अपने आप को दूसरी जगह शिफ्ट कर लेते हैं। दूसरा, देयर इज परफेक्ट कंपटीशन बोथ इन द प्रोडक्ट एंड फैक्टर मार्केट। ये बात मैं पहले ही कह चुका हूँ कि प्रोडक्ट और फैक्टर मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट का मतलब क्या है कि वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित जो मार्केट है, वस्तुओं से संबंधित मार्केट, उसको हम, जैसे हमने पूर्ण प्रतियोगी बाजार की बात की थी पहले पिछली क्लास के अंदर, तो उसमें ये था कि भाई सभी वस्तुएं समान हैं, सभी का उत्पाद, सभी की लागतें एक जैसी, सभी वस्तुएं समान हैं और क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। और तो यहाँ भी हम ये मान के चलते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन है वस्तु बाजार में और साधन बाजार में। साधन बाजार का मतलब जो उत्पादन के साधन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, वहाँ भी पूर्ण प्रतियोगी बाजार है। कहीं किसी कोई मजदूरी कम नहीं कर सकता, कोई उत्पादन करने में जो उत्पादन के साधन हैं उनको कम वेजेज नहीं दे सकता, तो उसको हम परफेक्ट कंपटीशन कहेंगे। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस का जो सिद्धांत है वो एडम स्मिथ ने दिया कि भी मान लीजिए दो देश हैं, इंडिया और नेपाल, और उसके अंदर दो चीज़ें पैदा करते हैं। वो एक तो इंडिया है और नेपाल है। इंडिया और ये नेपाल है, और ये दो चीज़ें पैदा करते हैं, राइस एंड व्हीट।
राइस और वीट पैदा करते हैं। इंडिया, नेपाल, और ये पैदा करते हैं राइस, वीट, राइस, वीट, और तो इसमें ये दिखाया कि इंडिया है वो दोनों चीज़ पैदा करने में, जैसे इंडिया है 2 राइस पैदा करता है और 4 वीट पैदा करता है। 2 राइस हैं, 4 वीट हैं। और नेपाल है वो 4 वीट पैदा करता है, 4 राइस पैदा करता है और 2 वीट पैदा करता है। 2 वीट पैदा करता है, 4 राइस और 2 वीट पैदा करता है। तो राइस और वीट में प्रोडक्शन आफ्टर, मान लीजिए ये दोनों देश, इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इंडिया है वो गेहूँ पैदा करने में और नेपाल है वो चावल पैदा करने में ज़्यादा कार्यकुशल है। तो इस चीज़ को तो इंडिया मान लीजिए आफ्टर ट्रेड करना शुरू कर देंगे तो इंडिया जो राइस है वो, इंडिया के अंदर जो राइस है वो 0 और ये सारा उत्पादन वीट का करना शुरू कर दे, और नेपाल है वो राइस का उत्पादन 8 और इंडिया इसका वीट का उत्पादन 0 शुरू कर दे। तो इसका मतलब क्या होगा, उत्पादन जो व्यापार से पहले था वो 6 इकाई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 6 इकाई राइस का उत्पादन था और 6 इकाई वीट का। लेकिन अब क्या हुआ है कि जब ये देश दोनों मिलके, एक देश राइस, भारत वीट को अपना लेता है और नेपाल राइस को, तो 8 वीट पैदा करेगी भारत की लेबर, और क्योंकि भारत ने अपनी जो राइस पैदा करने वाली लेबर थी वो वीट में लगा दी, और नेपाल ने अपनी वीट पैदा करने वाली लेबर थी वो राइस में लगा दी। तो 8 ये पैदा करता है, 8 ये पैदा करता है। तो अगर ये दो देश इनकी अगर हम तुलना करें, अगर नेपाल के अंदर अगर व्यापार नहीं होता तो नेपाल के अंदर एक वीट 2 राइस के बदले आता, यानी कि 1 राइस 1 वीट इज इक्वल टू 2 राइस नेपाल के अंदर। और भारत के अंदर 1 राइस है 1 वीट के बदले, भारत के अंदर 1 वीट के बदले 1 वीट इज इक्वल टू आधा राइस आता है। तो अगर नेपाल जो है उसको, और मान लीजिए ये देशों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हम ये मान के चलते हैं कि 1 वीट के बदले 1 राइस मिल रहा है, तो अब मान लीजिए व्यापार होता है तो नेपाल अगर व्यापार नहीं कर रहा था तो उसको 2 वीट मिल रहे थे खाने के लिए और 4 राइस मिल रहे थे। अब मान लीजिए वो 8 राइस पैदा करता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 4 राइस तो उसने अपने लिए रख लिए, और 4 राइस के बदले 4 वीट ले लिए, तो उसको क्या मिल गया, 4 वीट मिल गया और 4 राइस भी मिल गया। और इंडिया ने क्या किया, अपने 8 वीट जो थे उनमें से 4 वीट अपने उपयोग के लिए रख लिए और 4 वीट के बदले 4 राइस ले लिए। तो इंडिया को भी फायदा हुआ कि अगर व्यापार नहीं हो रहा था तो उसको 4 वीट और 2 राइस मिल रहे थे, अगर व्यापार होता है तो उसको 4 वीट भी मिल रहे हैं और 4 राइस मिल रहे हैं। तो इस प्रकार दोनों देशों को फ़ायदा होगा, जिसको हम उसके द्वारा इनकी जो एक्सचेंज रेट है वो हम ऐसे दिखा सकते हैं। नेपाल के अंदर ये और ये इंडिया के अंदर 1 वीट 1 राइस को हम यूनिट मान लें राइस को, तो इंडिया के अंदर 1 राइस के बदले 2 वीट मिल रहे हैं, ये इंडिया का और ये नेपाल का यहाँ वीट लिखे हम
हैं। तो 2 राइस के बदले 1 मीट मिल रहा है नेपाल के अंदर, और इंडिया के अंदर 1 राइस 2 मीट के बदले मिल रहा है। तो इस प्रकार जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है वो बताती है कि अगर 2 देशों के, हम ये मान के चले थे अगर 2 देश हैं तो 2 देशों के अंदर जो व्यापार होता है तो दोनों देशों को फ़ायदा होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। थैंक यू। तो आगे कंपैरेटिव एडवांटेज है वो हम आपसे फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तो ये इसका सिद्धांत था। थैंक यू।